बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन ने तियानफू अलायंस मतलब स्काई मैंसन अलायंस बना ली थी और अब वो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की तरफ निकल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जब सियावियन, काइलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और चिंगलिन अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क पहुंचे तो सियावियन को वहां ड्रैगन क्लैन से कुछ लोग दिखाई देते हैं जो यहाँ पे पाइथन ट्राइब को अपने ड्रैगन आइलैंड की तरफ से लड़ने के लिए इन्वाइट करने आए थे, जिससे कि बाकी 3 ड्रैगन आइलैंड्स बाहरी फोर्स से मिलके जीएन के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे अटैक करके जीएन को निपटा दें। लेकिन सियावियन इनको यहीं पे निपटा देता है और ये हेल्प बाकी ड्रैगन आइलैंड्स को नहीं मिल पाती है। अब ड्रैगन आइलैंड जाने से पहले सियावियन अपना यहाँ का काम निपटाने के लिए आगे बढ़ जाता है। वर्तमान समय में सियावियन पहले ही इस दुनिया का एक पीक लेवल एग्जिस्टेंस बन चुका था। अब वो स्पेशल स्ट्रेंथ को काफी प्रोफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकता था। वो यहाँ तक कि एम्प्टी रेल्म के अंदर भी चल सकता था। हालांकि सियावियन अपने साथ 3 लोगों को लिए हुए था, फिर भी उसे ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई, इसलिए वो स्पेस को शटल करता हुआ सीधे अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। रास्ते में उन्होंने किसी का भी खास ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। जब सियावियन अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क के सबसे गहरे हिस्सों के करीब पहुंचा तो उसने अंदर मौजूद एक्सपर्ट्स के और आज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस किया। कुछ स्पिरिचुअल परसेप्शंस ने तो उन जगह को भी शक भरी नजर से स्वीप किया जहां वो स्पेस के अंदर छिपा हुआ था। शायद उन्हें कुछ हल्का सा महसूस हुआ हो, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिंपल स्वीप्स सियावियन के ग्रुप को एक्सपोज नहीं कर पाए। सियावियन की स्पेशल एबिलिटीज की हेल्प से उसकी टीम रास्ते में कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स की डिटेक्शन से बचते हुए बहुत शांत तरीके से अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क के सबसे डीपेस्ट एरिया में घुस गई। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक एब्सिस था जो हजारों फीट चौड़ा था और देखने में बिल्कुल बॉटमलेस लग रहा था। उसके अंदर से लगातार एक सोकिंग डार्क और कोल्ड ऑरा तेज हवा की तरह ऊपर उठ रहा था। यहाँ खड़े होने पे किसी नॉर्मल एक्सपर्ट्स की डोबची और खून दोनों जम जाते। इसी गहरे एब्सिस के नीचे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का होली पूल छुपा हुआ था, 9 सीरीन स्प्रिंग, और वही था सियावियन के ग्रुप का फाइनल डेस्टिनेशन। डीप एब्सिस के अंदर सिक्योरिटी बहुत कम थी क्योंकि यहाँ की डार्क और कोल्ड हवा ही नेचुरल गार्ड्स का काम कर रही थी। यहाँ तक कि डोवजुंग क्लास के एक्सपर्ट्स भी बिना वजह यहाँ उतरना पसंद नहीं करते। इस जगह के ऊपर की हवा अचानक डिस्टॉर्ट हुई और डार्क कोल्ड विंड के साथ कुछ फिगर्स प्रकट हुए। स्वाभाविक रूप से वह सियावियन का ग्रुप ही था। अपीयर होते ही सियावियन की नजर सीधे डीप एब्सिस पे गई। वो हल्का सा मुस्कुराया लेकिन रुका नहीं। जैसे ही उसने अपनी स्लीव्स वेव की, एक डेंस स्पेशल फोर्स ने पूरे ग्रुप को कवर कर लिया और वो फोर्सफुली इस एक्सट्रीम कोल्ड गेल को चीरता हुआ सीधे ब्लैक एब्सिस के बॉटम की तरफ रश करने लगा। एब्सिस बहुत ज्यादा गहरा था। सियावियन की हाई स्पीड के बावजूद उसे ग्राउंड तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग गए। नीचे उतरते ही एक एक्सट्रीमली ह्यूज लेक उसकी नजरों के सामने आया, जिसमें से इतना डार्क और चिली ऑरा निकल रहा था कि किसी के शरीर के अंदर की डोबची भी फ्रीज हो सकती थी। लेक बहुत बड़ा था, उसका पानी डीप येलो रंग का था। इस डीप येलो के भीतर एक ताजे खून जैसा लस्टर भी बह रहा था। हल्की सी पेल येलो वेपर खून जैसी स्मेल के साथ लेक से निकल के ऊपर हवा में घूम रही थी। यही है वो लीजेंडरी 9 सीरीन स्प्रिंग। इस येलो लेक को देख के सियावियन ने हल्की सी राहत की सांस ली। धीरे धीरे पास आते हुए उसे महसूस हुआ कि एक डार्क और चिलिंग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर प्रभावित हो रही है। ये जगह बहुत ही डार्क और चिली है। यहाँ तक कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन्स भी यहाँ ज्यादा देर तक एंड्योर नहीं कर सकते। इसी वजह से कोई भी बिना स्पेशल रीजन के यहाँ नहीं आता और यही बात हमें काफी टाइम देती है। लिटिल फेई डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। वो लेक से काफी डिस्टेंस पे ही रुक गई थी क्योंकि यहाँ की डार्क और कोल्ड फोर्स उसके लिए भी उसकी लिमिट से बाहर थी। सियावियन ने सिर हिलाया। वो 9 सीरीन स्प्रिंग के बिल्कुल पास रुक गया और झुक के लेक के पानी को हाथ से छुआ। जैसे उसका हाथ पानी से टकराया, सिजलिंग की आवाज आई। डीप येलो आइसी क्रिस्टल उसकी हथेली पे तेजी से फैलने लगा। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टीचर ने कहा था कि वो अभी इस स्प्रिंग के बॉटम तक नहीं जा पाए। इस टेरिफाइंग डार्क और कोल्ड फोर्स को महसूस करके सियावियन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसकी हेवनली फ्लेम सर्कुलेट होने लगी और बर्फ की परत मेल्ट हो गई। काइलिन, मैं स्प्रिंग के बॉटम में जाके स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल लेकर आऊंगा। जब मैं सफल हो जाऊं उसके बाद तुम स्प्रिंग में जाना, मैं तुम्हें पर्सनली गार्ड करूंगा। सिर्फ सियावियन और काइलिन ही इस स्प्रिंग के पास आ सकते थे। सियावियन अपनी हेवनली फ्लेम और स्ट्रेंथ की वजह से, जबकि काइलिन अपनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। अगर जरा से भी दिक्कत लगे तो तुरंत वापस आ जाना। काइलिन ने चिंता भरी आवाज में कहा। ये डार्क और कोल्ड फोर्स वाकई डरावनी थी। ये सोचकर अब उसे पूरा यकीन हो गया कि याओलाव ने सच कहा था।
यही जगह उसे 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन तक इवॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। सियावियन ने कॉन्फिडेंट अंदाज में सिर हिलाया। अब वो एक डोउसेंग था, उसके पास हेवनली फ्लेम्स के 4 टाइप्स थे। उसे पूरा भरोसा था कि वो इस फोर्स का सामना कर लेगा। तुम सब लोग तब तक छुप जाओ जब तक मैं 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर हूँ, ताकि कोई हमें डिस्कवर ना कर सके। ये कहकर उसने अपनी बॉडी के हर पोर्ट से हेवनली फ्लेम्स निकलने दी। हाई टेम्परेचर जैसे ही कोल्ड वेपर से टकराया, सफेद धुआं चारों तरफ फैल गया। हेवनली फ्लेम समन करने के बाद सियावियन ने गहरी सांस ली और सीधे 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर छलांग मार दी और लाइटनिंग स्पीड से बॉटम की तरफ जाने लगा। व्हाइट स्मोक उठी और पानी में बबल्स उबलने लगे, क्लियरली हेवनली फ्लेम की रिएक्शन की वजह से। काइलिन ने हाथ हिलाकर स्मोक को हटाया। जब स्मोक कुछ कम हुई तो उसने हल्की राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन पे गई। चलो हम सब पहले छुप जाते हैं, सियावियन के बाहर आने के बाद ही आगे का डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन ने सिर हिलाया और तेजी से पास की अंधेरी जगहों में छुप गए। दोनों ने अपनी आवाज भी पूरी तरह सप्रेस कर दी। काइलिन भी साइड की डार्कनेस में छुप गई और दोबारा से इस एरिया के आसपास कंप्लीट साइलेंस छा गया। ये 9 सीरीन स्प्रिंग वाकई काफी वर्दी है। इसके अंदर समाई हुई डार्क और कोल्ड फोर्स बहुत ही फ्राइटनिंग है। सियावियन की बॉडी स्प्रिंग के बॉटम की ओर तेजी से रस कर रही थी। 9 सीरीन स्प्रिंग में जमा डार्क और कोल्ड फोर्स ऐसी थी मानो किसी की डोची को ही फ्रीज कर दे। हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बावजूद उसके हाथ पांव हल्के नम होने लगे थे। उसके शरीर के अंदर चर्न होती डोची भी स्लैगिश होने लगी थी। लगता है मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ये जगह ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है। डार्क और कोल्ड फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल सियावियन की डोची को तेजी से एग्जॉस्ट कर रहा था। हालांकि वो डोउसेंग क्लास तक एडवांस हो चुका था और नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, पर इस स्प्रिंग की कोल्ड फोर्स सच में अनइमेजिनेबल थी और ये एनर्जी ना तो कंट्रोल की जा सकती थी और ना ही एब्जॉर्ब। ये सोचकर सियावियन ने अपनी मूवमेंट और तेज कर दी। उसके पीछे डीप पानी में एक लंबी टेल बनती जा रही थी जो उसके गुजरते ही दोबारा भर के गायब हो जाती। जैसे जैसे वो और गहराई में जाता गया, हेवनली फ्लेम और ज्यादा वायलेंटली बर्न होने लगी। डार्क और कोल्ड फोर्स कुछ ही पलों में कई गुना बढ़ गई। सियावियन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ डोची सर्कुलेट करके शरीर में घुसती कोल्ड ची को स्कैटर करना पड़ रहा था। ये 9 सीरीन स्प्रिंग आखिर कितनी डीप है? अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। नीचे झांकने पर लेक का बॉटम पूरी तरह डार्क नजर आ रहा था। उसने भुएं चढ़ाई। उसे लगा कि वापसी के लिए डोची बचा कर रखना जरूरी है। यहाँ की कोल्ड फोर्स में डोची इरोजन जैसा इफेक्ट भी था। अगर हेवनली फ्लेम ना होती तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। तभी अचानक एक हल्की लेकिन अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने महसूस किया कि पीछे का पानी तेजी से कंप्रेस हो रहा है। सियावियन ने बिना एक पल गंवाए पीछे की तरफ जोर का पंच मारा। उसकी फिस्ट की फ्राइटनिंग फोर्स पानी को चीरती हुई एक ब्लैक फिगर से टकराई और उसे ब्लड मिस्ट में उड़ा दिया। ये तो अनएक्सपेक्टेड है। इस 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर लिविंग क्रिएचर्स भी हैं। सियावियन की आंखों में हल्की हैरानी चमकी। आखिर कोई क्रिएचर यहाँ कैसे सरवाइव कर सकता था, जहाँ 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन भी ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। उस फिगर के मरते ही आसपास का पानी वायलेंटली फ्लक्चुएट होने लगा। एक काली फोग जैसी चीज ने उसके आसपास के एरिया को कवर करना शुरू कर दिया। सियावियन का चेहरा अचानक बदल गया। वो रियल फोग नहीं थी बल्कि स्ट्रेंज ब्लैक स्नेक्स का झुंड था जिनके स्केल्स अजीब थे। उनकी हिसिंग साउंड ही फोग जैसी लग रही थी। ये स्ट्रेंज स्नेक्स दूर से ही अपने फेरोसियस माउथ को खोल के डीप ब्लैक वाटर एरोज शूट करने लगे। वाटर एरोज पानी को चीरते हुए और तेज होकर एक्सप्लोजिव साउंड के साथ आगे बढ़ रहे थे। कितनी डार्क और चिली एनर्जी है। इन वाटर एरोज को देख के सियावियन ने भौहें सिकोड़ ली। ये एरोज यहाँ की कोल्ड फोर्स से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। ऐसी स्ट्रेंज जगह में स्ट्रेंज चीजें तो होंगी ही। उसके मन में अचानक जियानैन एकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड की याद आई, जहाँ अननोन क्रिएचर्स भरे पड़े थे। इनसे उलझ गया तो डोची बेवजह वेस्ट हो जाएगी। एक ब्लास्ट के साथ उसका शरीर बिजली की तरह नीचे की ओर भागा, लेकिन वो ब्लैक स्नेक्स भी हर डायरेक्शन से उसके पीछे लग गए। अंडर वाटर होने के बावजूद उसकी स्पीड से आफ्टर इमेजेस बन गई, लेकिन वाटर एरोज ने उन्हें भी चीर दिया। बहुत ही ट्रबलसम चीजें हैं। चाहे स्पीड बढ़ा लो, ये स्नेक्स हड्डियों से चिपके किलो की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सियावियन के एक्सप्रेशन धीरे धीरे कोल्ड हो गए। उसने फायर की एक क्लस्टर बनाई और पीछे फेंक दी, जो एक फायर क्लाउड में बदल के चारों ओर फैल गई। सी ऑफ फायर को टच करते ही अनेक स्नेक्स तुरंत इंसिनरेट हो गए। बाकी स्नेक्स डर के वहीं रुक गए और दूर से वाटर एरोज शूट करके फ्लेम्स को वेस्ट करने लगे। इसी मौके का फायदा उठा के सियावियन और नीचे की तरफ रस कर गया। आखिरकार वो उनसे छुटकारा पा चुका था। ये 9 सीरीन स्प्रिंग वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह है। ये स्ट्रेंज स्नेक्स खास पावरफुल नहीं थे, पर इनके वाटर एरोज से इवन बैंसेंग भी नहीं बचेगा। ये कहते हुए उसने राहत की सांस ली। नीचे उसे एक फेंट ग्लो नजर आया। उसने स्पीड और बढ़ाई और कुछ ही देर में ग्लोइंग जगह तक पहुंचा, बॉटम ऑफ द 9 सीरीन स्प्रिंग।
उसके सामने एक एक्सट्रीमली लार्ज सैंडी सरफेस थी। चारों ओर काउंटलेस मुट्ठी आकार के रॉक फ्रेगमेंट्स चमक रहे थे। यहीं की रोशनी लेक के बॉटम को इतना ब्राइट दिखा रही थी। 9 सीरीन स्प्रिंग शायद और भी डीप अंडरग्राउंड जाती है। अगर वो नीचे गया तो मैं भी आइस की मूर्ति बन जाऊंगा। सियावन ने एरिया को स्कैन करते हुए स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल ढूंढना शुरू किया, पर उसे कुछ नहीं मिला। क्या सारे स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन उठा के ले गए? उसका चेहरा अगली हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी एम्प्टी हैंडेड वापस। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस आवाज आती है, बचाओ मुझे। एक फेंट मॉर्निंग साउंड पानी के अंदर से होती हुई उसके कानों तक पहुंची। कौन? सियावन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने डोज एक्सप्लोड की और पूरा शरीर प्रोटेक्टिव मोड में ले आया, लेकिन वो आवाज अचानक पूरी तरह गायब हो गई, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? पर उसके लेवल पे मिसहियर होना लगभग इम्पॉसिबल था। थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसने सैंड पे एक जोरदार पाम स्ट्राइक मारा और नीचे से लगभग 1000 फुट लंबी मेटल चेन बाहर आई। सियावन ने चेन को पकड़ के और जोर से खींचा। साथ ही बाकी 3 चेन्स भी ऊपर खिंच के बाहर आ गई, जो पास के एक माउंटेन लाइक आउटक्रॉपिंग से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसका ध्यान चेन्स पर नहीं था, बल्कि उनके बीच पड़े ब्लैक मड के एक क्लस्टर पे था। उसने हाथ वेव किया, मड बिखर गया और उसके अंदर से एक इंसान का शरीर सामने आ गया। एक आदमी जो स्केलेटन की तरह सूख के सिमट चुका था। इतना पावरफुल ऑरा! यह आदमी कम से कम 3 स्टार डोबसैंग होगा। इसे यहाँ कैद क्यों किया गया है? सियावन शॉक्ड रह गया। अचानक उस स्केलेटन लाइक इंसान की आंखें झटके से खुल गई और वो पागलपन भरी नजरों से सियावन को घूरने लगा। सेव मी, बचाओ मुझे। अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं पूरी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को तुम्हारे अंडर कर दूंगा। उसकी रोड ने पूरी स्प्रिंग को हिला दिया। उसकी आवाज में घोस्ट लाइक चिल भरी हुई थी। सियावन ने भुएं सिकोड़कर उस सूखे सड़े से शरीर को ध्यान से देखा। वो बॉडी मेटल चेन्स की पाबंदियों में बेतहासा स्ट्रगल कर रही थी। कुछ देर बाद सियावन धीमी आवाज में बोला, तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया गया है? वो स्केलेटन जैसा इंसान पहले के स्ट्रगल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ खर्च कर चुका था, इसलिए वो अब तेज सांसें लेने लगा। सियावन साफ महसूस कर सकता था कि उन चारों बड़ी मेटल चेन्स से बहुत ही ज्यादा डार्क और कोल्ड एनर्जी निकल रही थी, जो लगातार उस शख्स के डोइची को एग्जॉस्ट करती रहती थी। इसी वजह से वो हमेशा एक्सट्रीम गिरावट वाली अवस्था में रहता था, लेकिन मर नहीं पाता था। वो सिर्फ इस कभी न खत्म होने वाली थकान के बीच, जिंदगी और मौत के बीच लटकता रह सकता था। जिसने भी इस बंदे को यहाँ बांधा है वो वाकई बहुत रूथलेस है। सीधे मार देना शायद इससे बेहतर होता। सियावन के दिल में हल्का सा सरप्राइज उभरा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 9 सीरीन स्प्रिंग के बॉटम पे इतनी मिस्टीरियस चीज उसका इंतजार कर रही होगी। मैं 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ हूँ, याओ मिंग। वो स्केलेटन जैसा इंसान थोड़ी देर में अपनी सांसें स्टेबलाइज करने के बाद आखिरकार सियावन के सवाल का जवाब दे पाया। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कर्कश थी, जैसे कोई पत्थर से शीशा घिस रहा हो, सुनने वाले के कानों को चुभने वाली। मुझे बचाओ, जब तक तुम मुझे रेस्क्यू करोगे मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मान लूंगा। 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ? सियावन ने भुएं सिकोड़ ली, लेकिन उसकी आंखों में उसकी गुहार का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। वो शांत आवाज में बोला, मेरी जानकारी के हिसाब से तो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ कोई याओ जियाओतियान है ना? वही कचरा, वही हरामी, उसी ने गंदी चाल चली, मेरा पद छीन लिया और मुझे इस 9 सीरीन स्प्रिंग के बॉटम पे सील कर दिया। वो कमीना, उसने मुझे इस डार्क और कोल्ड फोर्स में सदियों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया। अगर मैं कभी दोबारा आसमान देख पाया तो मैं याओ मिंग उसे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। जैसे ही याओ जियाओतियान का नाम उसके कानों में पड़ा, याओ मिंग की आंखों में तुरंत खूनी लाल रंग उभर आया। उसकी निगाहों में अनंत नफरत उभर आई। उसकी क्रेजी रोर पूरे स्प्रिंग के तल में गूंज उठी। ये सब सुनकर सियावन कुछ पल के लिए चुप हो गया। इस बेचारे को सदियों तक यहाँ सील करके रखा गया था। ये अंजाम वाकई बहुत दुखद था। 9 सीरीन स्प्रिंग की डार्क और कोल्ड फोर्स ऐसी थी जैसे हजारों नुकीले ब्लेड शरीर को लगातार काट रहे हों। वो चुभन कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये आदमी सदियों से ये सब सह रहा था। ये सोच के सियावन भी हल्के से सिलाने पर मजबूर हो गया। तुम मुझे याओ जियाओतियान के साथ अपना रिश्ता साफ साफ बता सकते हो? सियावन ने हाथ हल्का फैलाते हुए पूछा। मैं याओ जियाओतियान का असली बड़ा भाई हूँ, सगा भाई। याओ मिंग कुछ पल रुका, फिर कर्कश आवाज में बोला, मुझे ही 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का असली सक्सेसर बनना चाहिए था। ट्राइब के काफी सारे एल्डर्स भी मुझे ही सपोर्ट करते थे। नॉर्मल सिचुएशन में याओ जियाओतियान के लिए ट्राइब चीफ बनना लगभग इम्पॉसिबल था। वो खुद भी ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए ऊपर से वो हमेशा मेरे साथ बहुत रेस्पेक्टफुल बिहेव करता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक इविल स्कीम रच रहा था। उसने पहले मुझे पॉइजन दिया, फिर जब मेरी स्ट्रेंथ गिर गई तो मुझ पे अटैक कर दिया। आखिर में उसने मुझे यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग के बॉटम पे सील कर दिया। उसने तुम्हें सीधे मार ही क्यों ना दिया? वो ज्यादा आसान होता।
सियावियन ने सवाल किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी मौत इतनी आसान हो। मेरा वो भाई मुझे खास तरीके से ट्रीट करता है। याओ मिंग कड़वी टूटी फूटी हंसी हंसा। उस हंसी में उसका दर्द भी था और उसका जहर भरा गुस्सा भी। सियावियन चुप हो गया। उसे सियाओडिंग और सियाओली याद आ गए, जो उसके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा सकते थे। उन्हें याद करके वो सोच भी नहीं सकता था कि दो सगे भाई इस हद तक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन सकते हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि याओ जियाओतियान अभी 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का क्लैन हेड है। वो आसानी से कई एल्डर्स को कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारे वापस आने के बाद तुम्हारी हालत कुछ खास अच्छी नहीं होगी। मेरे पास 9th सीजन प्रोफाउंड स्टिक है। ये 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के चीफ का उपहार है। सिर्फ असली ट्राइब चीफ इसे रख सकता है। जैसे ही मैं बाहर निकल के याओ जियाओतियान को खत्म करूंगा, मैं ही नया ट्राइब चीफ बन जाऊंगा। बाकी एल्डर्स मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। याओ मिंग ने जल्दी से समझाया, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी किस लेवल की है और याओ जियाओतियान कितना स्ट्रॉन्ग है? सियावियन ने आंखें हल्की सिकोड़ते हुए पूछा। जब मुझे यहाँ पे सील किया गया था तब मैं एक इंटरमीडिएट लेवल बैंसेंग था। इतने सालों तक इस स्प्रिंग में ट्रेनिंग जैसी पीड़ा सहते सहते भले ही मुझे अनंत यातना मिली, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ भी सोर हो गई है। अब मैं डोबसेंग क्लास के सेकंड स्टार तक पहुंच चुका हूं। अगर मैं दोबारा आसमान देख पाया तो मेरी बॉडी की डोजी बहुत तेजी से रिकवर होके अपने पीक स्टेट तक पहुंच जाएगी। जहां तक याओ जियाओतियान की बात है, तो जब उसने मुझे सील किया तब वो सिर्फ डोवजुन क्लास के पीक पे था और मैं बैंसेंग था। इतने सालों में उसके टैलेंट के हिसाब से वो अब तक 1 स्टार डोबसेंग तक पहुंच चुका होगा, लेकिन उसके पास एक ट्रस्टेड एड है, 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का फर्स्ट एल्डर। मेरी सोच के मुताबिक अब तक उसकी स्ट्रेंथ भी 1 स्टार डोबसेंग तक पहुंच चुकी होगी। यही बूढ़ा कुत्ता उस समय याओ जियाओतियान के साथ मिलकर मुझे सीरियसली इंजर्ड करके यहाँ सील करने में शामिल था। 2 1 स्टार डोबसेंग्स, ये सुनकर सियावियन के दिल में हल्का झटका लगा। 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की फाउंडेशन वाकई काबिल तारीफ थी। ट्राइब में कम से कम 2 एलाइड डोबसेंग मौजूद थे। अगर इस याओ मिंग को भी जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 3 डोबसेंग बनते हैं। ऐसी स्ट्रेंथ सच में मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की टॉप 3 ट्राइब्स में से एक होने के काबिल थी। जो बात सियावियन को और सोचने पर मजबूर कर रही थी वो ये कि याओ मिंग उतना ओवर पावर नहीं लग रहा था जितना उसने पहले सोचा था। शायद ये उसकी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस की वजह से था। मैजिकल बीस्ट आखिरकार इंसानों से थोड़े अलग ही होते हैं। मेरे सबसे बड़े रोड़े वही 2 लोग हैं। जैसे ही उन्हें हटा दिया जाएगा 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। यंग फ्रेंड, तुम मेरे सेवियर हो गए। मैं याओ मिंग ज्यादा दयालु या फिर नरम दिल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात का पक्का हूँ। जब मैं ट्राइब को कंट्रोल कर लूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर डिमांड पूरी हो। याओ मिंग की आंखों में तेज चमक आई और उसने गहरी आवाज में कहा। सियावियन ने अपनी स्लीव्स के अंदर हाथ बांध लिया, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सोच की चमक उभर आई। वो काफी समय से सोच रहा था कि 3 ड्रैगन आइलैंड्स के अलायंस को कैसे तोड़ा जाए ताकि वो जीएन की मदद कर सके। उसके दिमाग में ये भी आया था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ढूंढ के उसके लिए सपोर्ट लाए, लेकिन कोई सही रास्ता उसे मिला नहीं था। आखिर 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब प्रोफाइल स्काई सेक्ट जैसे फैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल था। फिर भी ट्राइब से सीधी लड़ाई लेना आसान नहीं होता, खासकर अगर उसे सब कुछ अकेले संभालना पड़े। सियावियन ने याओ जियाओतियान के बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ था। वो आदमी हर काम में स्कीम्स इस्तेमाल करता, बहुत कोल्ड और रूथलेस था और सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस लेता। ऐसा इंसान 3 ड्रैगन आइलैंड्स के साथ अलायंस करके जीएन के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ लड़ने को जरूर तैयार होता। ऐसी स्थिति में जीएन को एक साथ बहुत से एनिमीज का सामना करना पड़ता। चाहे उसके पास रेयर ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो, फिर भी वो सब कुछ अकेले फेस नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर याओ मिंग सच में 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को अपने कंट्रोल में ले आता तो ये 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के पूरे प्लान को सीधे क्रश कर देता। ऐसी रेनफोर्समेंट खो देना उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, ये थॉट सियावियन के मन में आया और फिर उसने सीधे सिर उठा के याओ मिंग की ओर देखा। धीरे से सिर हिलाते हुए बोला। वो याओ मिंग के बारे में बहुत कम जानता था। उसके करैक्टर के बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानता था। अगर उसने उसे रेस्क्यू करने के बाद उल्टा उसे ही धोखा दे दिया तो उससे बड़ी बदकिस्मती उसके लिए और क्या ही हो सकती थी। सियावियन की ये बात सुन के याओ मिंग का मुंह खुला रह गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। उनकी अभी मुलाकात हुई थी, इतनी जल्दी ट्रस्ट हासिल करना नामुमकिन था। लेकिन तुम्हें रेस्क्यू करने का एक तरीका है। मैं तो यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारा ट्राइब चीफ वाला पद वापस दिलाने में भी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी। सियावियन की आंखों में हल्की चमक आई। उसने सीधे याओ मिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम अपने सोल को रिलीज करोगे और मुझे उसमें एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट रखने दोगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं उस स्पिरिचुअल सील को तुरंत डेटोनेट कर दूंगा।
तब चाहे तुम एलाइड डो सेंग हो, तुम्हारी सोल सीरियसली इंजर्ड हो जाएगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ वहीं पे रुक जाएगी। याओ मिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। यह शर्त मानने का मतलब था अपनी जिंदगी किसी दूसरे के हाथों में दे देना। मैं सिर्फ इसी कंडीशन में तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं यहीं से तुरंत वापस लौट जाऊंगा। सच कहूँ तो मैं खुद भी इस मैच में पड़ना नहीं चाहता, सियावन ने गहरी आवाज में समझाया। याओ मिंग ने दांत भींच लिए। उसकी आंखें लगातार चमक रही थी। उसकी नेचर ऐसी नहीं थी कि वो आसानी से किसी और के कंट्रोल में रहे, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में इन सदियों की दर्दनाक कैद और जिल्लत उभर के आई, उसका गुस्सा और नफरत उफान पे आ गए। उसने दांतों को और भी जोर से भींचा और दबे हुए गले से गरज कर बोला, ठीक है, तुम्हारी कंडीशन मंजूर है। अब मैं इस नफरत को और ज्यादा सह नहीं सकता। मुझे उस कमीनी को टुकड़े टुकड़े करना ही होगा। बहुत अच्छा। याओ मिंग के एग्री करते ही सियावन के चेहरे पे हल्की खुशी झलक पड़ी। याओ मिंग ने गहरी सांस ली। उसकी भौं के ऊपर एक हल्की सी चमक उभरी और एक इनविजिबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी ब्रो से सर्ज होकर बाहर आई। आखिर में वो उसके सामने एक बड़ा काला सांप बनके कंडेंस हो गई। उसकी सोल को खुद बाहर आते देख सियावन हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी माइंड पावर चलाई और एक गर्म कंडेंस सोल पावर की रे उसकी बॉडी से निकली, जो सीधे उस ब्लैक जायंट स्नेक के फोरहेड में घुस गई। जैसे ही स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उसमें घुसा, सांप का शरीर जोर से ट्रम्बल करने लगा, फिर धीरे धीरे टूट के वापस याओ मिंग की भौं में समा गया। सोल के वापस जाते ही सियावन ने तुरंत याओ मिंग की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को महसूस किया। अब सिर्फ एक थॉट से उस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट में छिपी हेवनली फ्लेम की पावर एक्सप्लोड कर सकता था, जो याओ मिंग की सोल को चकनाचूर कर देती। वैसे मैं यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग में स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल ढूंढने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? ये सब सेटल होने के बाद सियावन ने मुस्कुरा के पूछा। स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर बहुत रेयर होता है। नॉर्मली लगभग 1000 साल लगते हैं, तब जाके एक पाम साइज टुकड़ा बनता है। मैंने इन कुछ 100 सालों में उन्हें खा लिया है। याओ मिंग थोड़ा रुका, फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला। एक ब्लड लाइट उसके मुंह से निकल के बाहर आई और सीधे सियावन के सामने रुक गई। वो एक पाम साइज ब्लड कलर्ड क्रिस्टल था। क्रिस्टल के बीच में ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत खून की धाराएं बह रही हों, जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंज बना रही थी। यही है स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। उस अजीब खून से भरे जैसे क्रिस्टल को देखते हुए सियावन ने धीमे स्वर में कहा। सियावन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने हवा में तैरती हुई ब्लड कलर्ड क्रिस्टल बॉडी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ से एक फ्राइटनिंग डार्क और कोल्ड फोर्स फैल गई। तुरंत ही उसका एक हाथ जमने लगा। ये वाकई स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल ही है। इसकी डार्क और कोल्ड फोर्स सच में बहुत फ्राइटनिंग है। सियावन ने क्रिस्टल को देखते हुए खुशी से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ झटका और ऐसे क्रिस्टल क्रैक होकर टूट गया। फिर उसने उस ब्लड क्रिस्टल को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। उसकी नजर याओ मिंग पे गई और उसने पूछा, मैं तुम्हें कैसे रेस्क्यू कर सकता हूँ? क्या मुझे इन 4 मेटल चेन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा? उसकी जरूरत नहीं है। ये मेटल चेन्स असल में मुझे बांधने वाली चीज नहीं है। असली बंदिश तो उनके एंड पे लगी येलो स्प्रिंग यिन रोक है। इसके अंदर से अनंत डार्क और कोल्ड फोर्स सर्ज होती रहती है, जो मेरी बॉडी की डोजी को खींचते हुए खत्म करती रहती है और मुझे हमेशा वीक स्टेट में रखती है। इन मेटल चेन्स और माउंटेन बॉडी के बीच एक एलोबरेट स्विच छुपा हुआ है। जैसे ही तुम उसे सेटल कर दोगे, ये मेटल चेन्स अपनी खास मटेरियल के बावजूद मुझे ट्रैप नहीं कर पाएंगी। याओ मिंग ने सिर हिला कर जवाब दिया। ओह। सियावन ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। उसका शरीर हिला और वो एक मेटल चेन के एंड पर जाके प्रकट हो गया। उसने देखा कि वो मेटल चेन सचमुच एक डार्क ब्लैक माउंटेन लाइक आउटक्रॉपिंग में गहराई तक धसी हुई है। वो माउंटेन शेप ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ 100 फीट का, लेकिन उसके अंदर से निकलती डार्क और कोल्ड फोर्स ने हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बावजूद सियावन को अनजाने में कांपने पे मजबूर कर दिया। क्या यही येलो स्प्रिंग यिन रोक है? सियावन ने उस डार्क ब्लैक माउंटेन को देखते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। उसके शरीर से एक वास्ट और माइटी डोची सर्ज हुई और वो माउंटेन बॉडी पे पूरी ताकत से क्रैश हो गई। जहां उसका पंच लगा, वहां से पानी की एक नैमरस वेव उठ गई, लेकिन वो डार्क ब्लैक माउंटेन सिर्फ हल्का सा कांपा। सियावन का वो पंच, जो एक एलाइड बैंसन को सीरियसली इंजर्ड कर सकता था, उस रॉक पे हल्का सा निशान भी नहीं छोड़ सका। येलो स्प्रिंग यिन रॉक को इस स्प्रिंग की डार्क और कोल्ड फोर्स ने बेमिसाल सालों तक रिफाइन किया है। ये अब बहुत ही हार्ड हो चुकी है, लगभग इंडेस्ट्रक्टेबल जैसी। चाहे मैं अपनी स्ट्रेंथ वापस पा लूं, फिर भी इसे डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। याओ मिंग की आवाज उस हलचल को देखते हुए धीरे से गूंज उठी। सियावन ने हल्का सा भौं को सिकोड़ लिया। उसने अचानक हाथ बढ़ा के एक मेटल चैन को पकड़ लिया। तुरंत ही सिजलिंग जैसी सफेद फॉग उठी। उसने फौरन अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी हथेली पे मोटी व्हाइट फ्रोस्ट जम गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस मेटल चैन का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल होलो है, जिसमें सिर्फ डार्क और कोल्ड फोर्स भरी हुई है। अब जाके उसे सच में समझ आया कि याओ मिंग को सदियों तक यहाँ कैसे लॉक करके रखा जा सका। याओ मिंग के सूखे चेहरे पे हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी जब उसने देखा कि सियावन की कोशिश बेकार जा रही है।
9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर की चीजें वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सियावियन ने सिरिलते हुए कहा। फिर उसने बेकार की जोर आजमाइश छोड़ दी। उसने 2 उंगलियों को मोड़ा, उन पे हेवनली फ्लेम की एक एक्सट्रीमली प्रेसाइज्ड विस्प उभरी। वो फ्लेम एक निडल की तरह बन के उस जगह पर धीरे से घुस गई जहाँ मेटल चैन माउंटेन बॉडी के अंदर जा रही थी। काफी देर तक मेहनत करने के बाद उसे एक अजीब सा हार्ड सर्कुलर ऑब्जेक्ट महसूस हुआ। उसने अपनी उंगलियों का फोर्स बढ़ाया और फायर निडल ने उस हार्ड पैलेट लाइक चीज को पूरी तरह भेद दिया। जैसे ही फायर निडल ने पैलेट को भेदा, सियावियन ने तुरंत आउटक्रॉपिंग के अंदर से एक अनयूजुअल रिपल महसूस की। उसी समय वो एनोमरस मेटल चैन अचानक ब्रेक हो गई। ये सच में सक्सेसफुल हो गया। जो याओ मिंग अभी अपने दिल में हल्का सा मायूस हो रहा था, उसने अचानक सिर उठा के देखा। उसकी आंखों में एक वाइल्ड खुशी भर गई। जब सियावियन याओ मिंग की सील तोड़ने में व्यस्त था, उसी समय अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क के अंदर एक शानदार पैलेस में काफी हलचल मची हुई थी। कई स्नेक पीपल ट्राइब्स के लीडर्स वहां जमा थे और उनकी हंसी से पूरा हॉल गूंज रहा था। पैलेस के थ्रोन पे एक ब्लैक क्लॉथेड आदमी बैठा था। वो काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसकी भौहों के भीतर एक छुपा हुआ डार्क चिल था जो चाहकर भी पूरी तरह छुपाया नहीं जा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, जिनमें एक शार्प ग्लिंट चमक रही थी। उन आंखों में ऐसा एहसास था जैसे कोई पॉइजनस स्नेक चुपचाप बैठा हो, जो जरा सी भी हरकत पर झपट के किसी को मार सकता हो। जो भी उसकी नजर से टकराता, उसके दिल में ठंडक भरा डर उतर जाता। 2 एन्चेंटिंग फिगर्स वाली सुंदरियां उसके पास खड़ी बड़े ध्यान से उसकी बॉडी मसाज कर रही थी, जबकि उसका बड़ा हाथ बहुत ही कैजुअली उनके मुलायम बदन पे घूम रहा था, जिससे दोनों के चेहरों पे हल्की सी मधोसी जैसी लाली आ गई थी। दोनों बेहद एन्चेंटिंग लग रही थी। ब्लैक क्लॉथेड आदमी की बंद आंखें अचानक खुल गई। उनमें शौक की एक हल्की चमक उभरी। सील ब्रेक हो गई? ट्राइब चीफ, क्या हुआ? एक बुजुर्ग आदमी जिसके कंधे पे एक चमकीली ब्राइट रेड पॉइजनस स्नेक लिपटी हुई थी, उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। याओ मिंग को सप्रेस करने वाली सील ब्रेक हो गई है। ब्लैक क्लॉथेड आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा डार्क और कोल्ड हो गया। जैसे उसने धीमी आवाज में उस एल्डर के कान के करीब कहा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? वो एल्डर तुरंत कांप उठा। उसका चेहरा एक पल के लिए डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने इमोशंस को दबा लिया। उसने हाल में बैठे एल्डर्स और बाकी ट्राइब लीडर्स की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। अगर याओ मिंग वहां से निकल गया तो हम दोनों के लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिचुएशन को स्टेबल रखता हूँ, फिर तुम्हारी हेल्प करने पहुंच जाऊंगा। चिंता मत करो, वो दोबारा कभी नहीं उठेगा। ब्लैक क्लॉथेड आदमी के होंठों पे एक सिनिस्टर मुस्कान आई, फिर उसका शरीर हल्का सा हिला और वो थ्रोन से गायब हो गया। एक एल्डर को ट्राइब चीफ से कुछ रिपोर्ट करना था। ट्राइब चीफ उनसे मिलने गए हैं। सब लोग आराम से यहाँ एंजॉय करें। वो एल्डर खड़ा हुआ और मुस्कुरा के बोला। उसने हाल में बैठे लोगों को शांत किया, जो अभी ब्लैक क्लॉथेड आदमी को अचानक गायब होते देख थोड़े परेशान हो गए थे। सियावियन ने आखिरी मेटल चेन की सील भी तोड़ दी। फिर उसने फायर निडल को वापस खींच लिया। उसने अपनी स्लीव्स हिलाई और एक जेंटल फोर्स ने याओ मिंग को सहारा दिया, जो लगभग गिर ही पड़ा था। तुम अभी यहाँ से निकले हो और तुम्हारे शरीर की डोची लगभग पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। इस वक्त तो कोई सिंपल डोजोंग एक्सपर्ट्स भी तुम्हें मार सकता है। ये सोच के भी अजीब लगता है कि मैं याओ मिंग सच में इस दिन को देख पाया। यंग फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? याओ मिंग का शरीर बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी वो छुप नहीं रही थी। उसकी नजर सियावियन पे टिक गई और वो हंसते हुए बोला, सियावियन, यंग फ्रेंड सियावियन, मैं याओ मिंग कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे रेस्क्यू किया। बस मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल जाए। मैं पूरे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ से तुम्हारी हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा। याओ मिंग की आंखें गहरी हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा। सियावियन के चेहरे पे हल्की मुस्कान उभरी। उसे याओ मिंग के लहजे में बहुत गहरी ग्रेटिट्यूड महसूस हुई। हाँ, ये ग्रेटिट्यूड उसके याओ जियाओतियान के लिए इंटेंस गुस्से से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा था जो अपने मददगार को धोखा दे दे। याओ मिंग के करैक्टर का अंदाजा लगा के सियावियन ने दिल से हल्की राहत महसूस की। उसने अपनी उंगली फ्लिक की और एक मेडिसिनल बोतल उड़ के याओ मिंग की ओर चली गई। पहले कुछ मेडिसिनल पिल्स निकल के अपनी डोची को रिकवर करो। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। सबसे पहले इस 9 सीरीन स्प्रिंग से बाहर निकलते हैं। तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आने के बाद हम याओ जियाओतियान से डील करेंगे। हाँ, यंग फ्रेंड सियावियन बिल्कुल सही कह रहा है। याओ मिंग ने सिर हिलाया और बिना झिझक पूरी बोतल की मेडिसिनल पिल्स सीधे निकल ली। उसे अच्छी तरह पता था कि अपनी करंट कंडीशन में वो याओ जियाओतियान का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। चलो निकलते हैं। ये कह के सियावियन ने अपनी स्लीव हिलाई। अगले ही पल दोनों के शरीर 2 वाटर एरोज की तरह तेजी से ऊपर की तरफ शूट हो गए। 9 सीरीन स्प्रिंग में इतना लंबा समय बिताने के कारण सियावियन ने अपनी डोची का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। इसलिए ऊपर की तरफ रश करते समय उसने जल्दी से कुछ मेडिसिनल पिल्स निकाली और मुंह में
में डाल ली ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में वो रेडी हो। वापसी के दौरान उसका सामना फिर से उन काउंटलेस स्ट्रेंज स्नेक से हुआ, लेकिन इस बार याओ मिंग के पास उन्हें कंट्रोल करने का तरीका था। उसने एक अजीब सी साउंड निकाली और सारे स्ट्रेंज ब्लैक स्नेक्स डर के दूर भाग गए। सियावियन को उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना किसी ऑब्स्टेकल के सियावियन और याओ मिंग की स्पीड और तेज होती गई। कुछ ही मिनटों में उन्हें ऊपर से हल्की सी लाइट नजर आने लगी। सियावियन ने हल्की राहत की सांस ली और अपनी स्लीव हिलाई। उसकी स्पीड अचानक और बढ़ गई। हम लोग अब बाहर निकलने वाले हैं। लेक के सरफेस के करीब पहुंचते ही सियावियन हल्का सा मुस्कुराया। उसका शरीर हिला। उसने एक हाथ से याओ मिंग को पकड़ा और दोनों पानी को चीरते हुए ऊपर निकल आए और लेक के ऊपर लैंड कर गए। सियावियन के बॉडी स्टेबलाइज करते ही उसी पल ऊपर आसमान से एक दबा हुआ धमाका सुनाई दिया। ऊपर से एक फिगर तेज हवा की चीख के साथ नीचे गिरा। काइलिन! उस फिगर को देख के सियावियन का चेहरा बदल गया। उसने अपनी स्लीव हिलाई। एक जेंटल फोर्स उठी और उस फिगर को धीरे से पकड़ लिया। फिर उसने हाथ खींच के काइलिन को अपने पास ले आया। तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। सियावियन के पास लैंड करते ही काइलिन ने हल्की राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने होठों के किनारे लगे खून के निशान को पोंछ दिया। काइलिन के होठों पर खून की लकीर देख के सियावियन की आंखें तुरंत ठंडी हो गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से सिर उठा के आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर हवा में एक ब्लैक क्लोथेड आदमी उड़ रहा था। उसकी आंखें बहुत डार्क और रूथलेस थीं, जो सीधे सियावियन पे टिकी हुई थी। यह आदमी अचानक आया और हम तीनों को जबरदस्ती बाहर खींच लाया। चिंगलिन और लिटिल डॉक्टर दोनों को इसने इंजर्ड कर दिया। काइलिन ने दांत भींच के कहा। सियावियन की नजर स्प्रिंग से दूर गई। उसने देखा कि चिंगलिन और लिटिल डॉक्टर दोनों के ओराज काफी चाउटिक थे। दोनों ने हैवी इंजरीज सफर की थी। सियावियन की आंखों की ठंडक और भी आइसी हो गई। आसमान में लटका हुआ वो ब्लैक क्लोथेड आदमी सियावियन और स्केलेटन जैसे याओ मिंग दोनों को गहरी नजरों से देख रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पे एक जहरीली मुस्कान फैल गई। लिटिल बास्टर्ड, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे प्लान को स्पॉइल करने की? चाहे तुम कहीं से भी आए हो, आज मैं तुम्हें यहीं इस स्प्रिंग में दफन कर दूंगा और तुमसे जुड़ी इन तीनों खूबसूरत औरतों का मैं खुद खास ख्याल रखूंगा। तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा इन तीनों को चुकानी होगी। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 176 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।